हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, जिनके वैलेंस शेल्स होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। एंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हैं। इनकी ज्योमेट्रीज, इनका कलर, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही वाइब्रेंट हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम, इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम, या इनकी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जियोमेट्रीज को हम सिंपल थ्योरीज की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे वीएसीपीआर, वीबीटी को हम बेस बना के कोवैलेंट कंपाउंड्स की जियोमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम इन थ्योरीज की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। सबसे पहली, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? ये थ्योरी जो है, इट विल एक्सप्लेन जियोमेट्रीज, इट विल एक्सप्लेन कलर, एंड इट विल एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनकी जियोमेट्रीज को, कलर को, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, दैट इज मेटल आयन एंड लिगेंड्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट चार्ज। अब हमें पता है कि जो जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ट्रांजिशन मेटल होगा, एंड उसको जो सराउंड करते हैं, दैट दे आर द लिगेंड्स। सो हैव द मेटल एटम, मेटल आयन जो होता है, एंड इसको सराउंड करते हैं लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स जो होते हैं, दे आर द डोनर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। सो जो मेटल आयन है या जो लिगेंड्स है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट चार्ज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। जो मेटल एटम है, जो मेटल आयन होता है, दैट इज कंसिडर्ड बी द पॉजिटिव, while the ligand is considered to be the negative point charge. The interaction between the metal ion and the ligand is purely electrostatic. अब जब ये इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उसमें जो ligand है, दैट विल अप्रोच टू द मेटल आयन, ठीक है। और मेटल आयन को जब ये अप्रोच करेगा, मेटल आयन, क्योंकि इसे हम, वी कंसिडर लिगेंड्स टू बी द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और मेटल एटम जो है, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच में, बिकॉज चार्जेस आर अपोजिट, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच में, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इसकी बेस पे ऑब्वियसली वी कैन से दैट द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स इज आयनिक, ठीक है। आयनिक नेचर इनका होता है। अब जब ये लेगेंड्स अप्रोच करते हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इसके केस में दे आर द वैलेंस ऑर्बिटल्स। आउटर मोस्ट शेल जो है, दैट इज डी ऑर्बिटल। तो विच विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, बिकॉज जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी जेनरेट होते हैं। जो जब हम एक फ्री मेटल आयन की बात करें, फ्री मेटल एटम की बात करें, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी सेम होती है, दे आर हैविंग द सेम एनर्जी। लेकिन जब लिगेंड उनको अप्रोच करता है, इसकी वजह से उनकी ये डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, एंड जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दे सुप्लिट इनटू द डिफरेंट सेट्स। ओके, तो उसमें एक सेट ऐसा है जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, एज कंपेयर टू अनदर सेट जिसकी एनर्जी उससे कंपेरेटिवली कम हो जाती है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, ऑल्दो इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड्स, क्योंकि डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एंड सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको एक्सेप्ट भी करता है, उसको अट्रैक्ट भी करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो लिगेंड्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक रिपल्जन भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के हैं, बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल, सेंट्रल मेटल आयन के हैं, उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। तो उसके बेस पे सारा ही जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम उसको हम एक्सप्लेन करते हैं।
नाउ जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स हमें पता होनी चाहिए. सो लेट्स लुक एट द शेप्स ऑफ द डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. एक हमारा डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी हैव डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड. तो ये 5 टाइप्स हैं डी ऑर्बिटल्स के. एंड इनमें जो ओरिएंटेशन है लोब्स की, बिकॉज ये डी ऑर्बिटल्स की अगर आप शेप देखें, डिफरेंट शेप्स हैं. एंड जब हम इनको 3D कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन में देखते हैं, तो इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है. अगर आप डी एक्स स्क्वायर की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर इट्स अलोंग द जेड एक्सीस. तो इट्स अलोंग द जेड एक्सीस जब डी एक्स स्क्वायर की बात करें हम. ओके, मीन्स इट्स ओरिएंटेड टूवर्ड अलोंग द जेड एक्सीस, इसका जो लोब है. सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये वाई एंड एक्स एक्सिस के अलोंग इसके लोब्स दे आर अलाइंड. ठीक है, इसलिए हमने कहा कि लोब्स आर अलोंग एक्स एक्सीज. तो डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स हैं दे आर अलोंग द एक्सीज. नाउ अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड की, इनके केस में लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सीज. तो डी एक्स वाई के केस में जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं दे आर इन द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई. डी एक्स जेड में दे आर इन द प्लेन ऑफ जेड एंड एक्स. एंड जो डी वाई जेड है उसके केस में जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन द प्लेन जेड एंड वाई एक्सीज, और कैन से जेड एंड वाई प्लेन. तो ये शेप्स आपने बड़े ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एंड जो जियोमेट्रीज है मॉलिक्यूल्स की उनको डिस्कस करेंगे. अब देखिए हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था. हमने ये कहा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो कि इन बिटवीन होगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. एंड जो लिगेंड उसको अप्रोच करता है दैट अप्रोच विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर ये लिगेंड अप्रोच करता है व्हेन इट अप्रोच अलोंग द एक्सीज, इन द केस ऑफ डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जब जब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है उसमें जब लिगेंड अप्रोच करता है दैट विल अप्रोच अलोंग दिस एक्सीज. तो इनिशियली मैंने कहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों में होते हैं, लिगेंड्स में भी होते हैं, मेटल आयंस में भी होते हैं, सो दे विल बी रिपेल्ड. तो इस केस में रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का. सेम इज द केस विद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो इस केस में भी रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का. जो लिगेंड और मेटल, सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, बिकॉज इस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल, जो लिगेंड्स हैं दे विल अप्रोच अलोंग द एक्सीज. ठीक है, अब अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड की, इनके केसेस में चूंकि जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सीज, तो जब लेगेंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस इन दीज केसेस, सो व्हाट विल हैपन, इनमें रिपल्शन कम होगा. एंड जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे दे विल बी लेस एज इन कंपैरिजन टू अबाउट टू ऑर्बिटल्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट वेज में होती है. दैट इज द मेन आइडिया. अब वो स्प्लिटिंग कैसे होती है, लेट्स टेक ए लुक एट दैट. तो पहला केस हम लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये स्प्लिटिंग कैसे होती है. सो दीज आर द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मेटल आयन. सो जो हमारा जो आइसोलेटेड मेटल आयन होता है उसके ग्राउंड स्टेट में जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो मैंने पहले भी कहा था, दे आर डीजेनरेट, दे हैव द सेम एनर्जी. नाउ जब अब लीगेंड इस पे अप्रोच हो जाता है, सो व्हाट हैपन्स, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. एंड दिस इज जस्ट द हाइपोथेटिकल स्टेट दैट वी आर शोइंग. 5 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है. नाउ व्हेन द लिगेंड्स दे फॉर्म द बॉन्ड्स, ये 5 ऑर्बिटल जो हैं दे स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट सेट्स. वन इज कॉल्ड एज द ईजी सेट एंड अनदर इज कॉल्ड एज द T2G सेट. तो ये जो ईजी सेट होता है दिस इज हायर इन एनर्जी, while the T2G set is lower in energy. एंड यहाँ पे जो डेल्टा ओ है दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू सेट्स T2G एंड EG, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं. नाउ EG सेट जो है, EG सेट में एक तो हमारा डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल होगा.
यहाँ पे इन दो ऑर्बिटल dz स्क्वायर एंड विल बी हैविंग dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। अब इनकी एनर्जी बढ़ी क्यों? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि ये दे आर अलाइंड अलोंग द एक्सिस। तो जो लिगेंड अप्रोच होता है वो भी अलोंग द एक्सिस अप्रोच होगा, तो इनकी एनर्जी एज कंपेयर टू द T2G सेट वो इंक्रीज हो जाएगी, दे विल बी हैविंग हायर एनर्जी। एंड हमारा dxy, dxz एंड dyz वाले ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर इन द T2G सेट विद द लोअर एनर्जी। अब इस डिफरेंस को हम, इट्स कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड जो डेल्टा ओ रिप्रेजेंट्स है द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, उन सब में जो स्प्लिटिंग होगी दैट विल बी इन द डिफरेंट मैनर। तो इस केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह की हमें स्प्लिटिंग मिलती है। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द सेंटर, हम सेंटर की बात करें जिसे हम बैरी सेंटर कहते हैं, दिस कॉल्ड एज द बैरी सेंटर। तो जो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है उसका वैल्यू 0.6 ऑफ डेल्टा ओ फॉर द ईजी सेट एंड फॉर द T2G सेट इट्स 0.4 डेल्टा ओ। क्लियर? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो जो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग कितनी होगी T2G एंड EG सेट में, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन फैक्टर्स। It depends upon the metal ion, whether it is 3d 4d 5 means कौन सा d orbital involved है. It depends upon the charge on the ion also, and also on the nature of the ligands. और जो nature of the ligands है, it's a very important factor which decides the type of, decides the extent of splitting of the d orbitals. अब अगर हम nature की बात करें, जो ligands होते हैं, they are basically of two types. One is called as the weak field ligands and another is called as the strong field ligands. So दो तरह के हमारे पास ligands होते हैं। वीक फील्ड के केस में जो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग होती है वो लेस होती है, स्प्लिटिंग इज लेस, एंड इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वीक फील्ड लिगेंड्स। अब कौन से लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे, कौन से फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे और कौन से लिगेंड्स को वीक फील्ड कहा जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सीरीज, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज में जो एलिमेंट जो लिगेंड्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड दे आर द वीक फील्ड लिगेंड्स एंड दोज ऑन द राइट साइड दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये डिसाइड करेगा कि कितनी स्प्लिटिंग होगी। लेट्स टेक वन प्रैक्टिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सपोज हमारे पास एक आयन का कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट, एंड दो कॉम्प्लेक्सेस हम बनाएंगे आयन के, एक विद द वीक फील्ड एंड वन विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो वी हैव टू कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ हमारे पास एक, दिस इज द वीक फील्ड जहाँ वाटर है एज ए लिगेंड, and this is a strong field. Now you can see the extent of splitting. Extent of splitting in case of this weak field is more, while, sorry, in this case it is less, while in the case of the strong field, ये वाला example strong field का है, it is the splitting is more. That means crystal field splitting जो है वो ज़्यादा है। Clear? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरह से फिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे कई सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। अब लेट्स सपोज हम इसी की एग्जांपल लेंगे। वी हैव द एग्जांपल ऑफ आयन, एंड आयन Fe2+ का जो हमारे पास आयन होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में विल बी हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 1 2 3 4 5 and 6, this will be the distribution of electrons in the d orbital. जब स्प्लिटिंग हुई है, एंड इन केस ऑफ वीक फील्ड एंड इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि स्प्लिटिंग दो डिफरेंट तरीके से हुई है, दो डिफरेंट एक्सटेंट्स में हुई है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। द पेयरिंग एनर्जी जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन केस ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड्स जहां स्प्लिटिंग कम होती है, व्हाट हैपेंस, जो जो डेल्टा O है,
splitting energy that is less than the pairing energy. What does that mean? Simply कि जो electrons हैं, they will not pair up in this case, बल्कि वो क्या होंगे, they will go into the higher orbitals. So for example, in this case, ion के case में we have 1 2 3. अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि क्योंकि गैप एनर्जी क्या कम है, डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, so pairing will not take place and the electrons will go into higher orbitals, 5, and the sixth one will come for the pairing like this. But in case of the high spin complexes, sorry, in case of the strong field ligands, what happens, the delta O is greater than the pairing energy. So in this case what happens, the pairing takes place. इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जाने से पहले ही पेयरिंग कर लेगा 1 2 3, बिकॉज द गैप इज मोर, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो इनटू द हायर एनर्जी हायर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी एंड दिस विल बी द केस ऑफ द हाई स्पिन, इन दिस केस फॉर द आयन. अब बिकॉज इन द फर्स्ट केस द पेयरिंग हैज नॉट टेकन प्लेस, तो यहाँ पे स्पिन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ज्यादा होगा, सो वी कॉल दीज कॉम्प्लेक्सेस एज हाई spin complexes. They are called as the high spin complexes. Why in the case of the strong field ligands, इसमें spin क्या होता है, low spin होता है, therefore we call them as the low spin complexes. So these are the high spin complexes and these are the low spin complex. High spin complexes में जो number of electrons, जो unpaired electrons होते हैं वो ज्यादा होते हैं. In this case it is the maximum unpaired electrons. इस केस में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, सो वी कॉल देम एज, therefore they are paramagnetic in nature. They are paramagnetic. ठीक है. इसके कंपैरिजन में अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, दे आर हैविंग द मैक्सिमम और वी कैन से मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दे आर मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से दे आर वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर देयरफॉर diamagnetic in nature. Clear? So summarizing this, we can say कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, उसमें डेल्टा ओ लार्ज होता है. दैट मीन्स देयर इज मोर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स. जब मोर स्प्लिटिंग होती है तो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, एंड इसकी वजह से व्हाट हैपेंस, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि जो स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो लो हो जाता है, एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. एंड इन दिस केस देयर आर मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि रिपेल होते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड द कॉम्प्लेक्सेस सो फॉर्म्ड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर. इसके कंपैरिजन में जब वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो डेल्टा ओ उसमें स्मॉल होता है. याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, तो लेस स्प्लिटिंग है, डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर अप हियर एंड द कॉम्प्लेक्सेस सो फॉर्म्ड आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, and therefore the nature of these complexes is that they are paramagnetic in nature. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने का है, दैट इज, देखिए जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका जो डी सिस्टम होगा, दैट मीन जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हमारे पास जो D1 सिस्टम होगा, D2 सिस्टम होगा, D3 सिस्टम होगा, D4 सिस्टम होगा, इस तरह से D5 D6 D7 D8 D9 and D10. These systems are possible. यानी D ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं. तो इनमें अगर हम बात करें D1 से लेकर D1 D2 एंड D3 की बात करें, इसी तरह से हम बात करें
8, 9 एंड 10, D8, D9 एंड D10। इन सिस्टम्स में जब हमारे पास d ऑर्बिटल में 1, 2, 3 या 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। यहां पे हाई एंड नो स्पिन का केस नहीं होगा। हाई एंड जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का केस इसमें नहीं होगा। हाई एंड लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस हमें सिर्फ देखने को मिलेंगे D4, D5, D6 एंड D7 के सिस्टम में। हाउ लेट मी शो दैट इन दिस टेबल। तो यहाँ पे देखिए D1, D2, D3। D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल दैट विल गो इनटू द ऑर्बिटल जिसमें लेस एनर्जी है। D2 भी सिमिलरली D3। अब D4 में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबिलिटी है वो पेयर अप करेगा या जो है वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। तो इन द केस ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड्स वो उसका उसका केस ये होगा कि दैट विल नॉट पेयर अप। ठीक है। सिमिलरली D5 के केस में पेयरिंग नहीं होगी, D6 के केस में पेयरिंग नहीं होगी, D7 के केस में पेयरिंग नहीं होगी। अब D8, D9 एंड D10 के केस में दोनों हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यहाँ पे आप देखिए D1, D2, D3 इस केस में भी ग्राउंड स्टेट में मींस जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द D4, D5 में पेयरिंग होगी, D6 में पेयरिंग होगी, D7 में पेयरिंग होगी। अब D8, D9 एंड D10 में भी जो सिंगल कॉन्फ़िगरेशन ही पॉसिबल है। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो जो हाई एंड लो स्पिन का केस बनेगा दैट विल बी ओनली इन केस ऑफ D4, D5, D6 और D7 कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको आप एक बार इस तरह से कंपेयर करके देख सकते हैं। दिस इज फॉर द हाई स्पिन दैट इज द वीक फील्ड लिगेंड्स एंड दिस इज फॉर द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब आते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, दिस इज द टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स कम इन द डायरेक्शन। इसमें कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन में आ रहा हो। जिस डायरेक्शन में डी ऑर्बिटल्स हैं उनके एग्जैक्ट डायरेक्शन में कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है फॉर द बॉन्डिंग। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो सुप्लिटिंग है इन दिस केस, डी ऑर्बिटल्स की सुप्लिटिंग है उनका एक्सटेंट कम है, दैट इज वेरी लेस सुप्लिटिंग। बट हाँ, सुप्लिटिंग जरूर होती है। एंड सुप्लिटिंग में जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स ये तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स हैं। सो दीज रेज इन एनर्जी, क्योंकि इनके केस में क्या है, द लिगेंड्स आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शंस, ओके, ऑफ दीज थ्री ऑर्बिटल्स। तो नाउ इन दिस केस ऑक्टाहेड्रल के केस में तो ये था कि इनकी एनर्जी कम थी, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एंड जो हमारे डी जेड स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये दे फॉल एग्जैक्टली इन बिटवीन द लिगेंड्स। ठीक है, मींस इसलिए इनकी एनर्जी जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द दीज थ्री ऑर्बिटल्स। तो इसके अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देखें, सो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, these are in the ground state, degenerate orbitals, and these are the orbitals के जिनकी एवरेज एनर्जी होती है इन द टेट्राहेड्रल फील्ड। ओके, दिस इज द एवरेज एनर्जी जो कि हाइपोथेटिकल स्टेट है। एंड देन द सुप्लिटिंग यू कैन सी नाउ, यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द T2 सेट। ऑक्टाहेड्रल के केस में इनको हम T2G सेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको T2 सेट कहा जाता है। इसका रीज़न है बेसिकली सिमेट्री का रीज़न है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिमेट्री का रीज़न है। सो इस केस में T2 सेट जो है दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड ऑर्बिटल्स, ये सेट जो है दे आर हायर इन एनर्जी एंड दे आर हायर इन एनर्जी 0.4 ऑफ डेल्टा टी। एंड जो डेल्टा टी यहाँ पे है दैट इज व्हाट, डेल्टा टी इज द क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग एनर्जी। तो टी बेसिकली यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट्स द सुप्लिटिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो एंड जो द एनर्जी गोज डाउन बाय 0.6 डेल्टा टी, रादर वी कैन राइट माइनस टू इट। ठीक है,
एंड दीज वैल्यूज 0.4 बेसिकली वी कैन ऑल्सो राइट, बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे 2/5 डेल्टा टी इस तरह से भी लिखा होगा एज 0.6 के लिए इट विल बी 3/5 डेल्टा टी इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो। इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस विल बी माइनस इन दिस केस। अब हमने ये कहा कि जो इसमें स्प्लिटिंग है, ऑल्दो स्प्लिटिंग होती है, लेकिन जिस जिस एक्सटेंट में स्प्लिटिंग होती है इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे उतनी स्प्लिटिंग नहीं होती, उसके कंपैरिजन में स्प्लिटिंग यहाँ पे लेस होती है। एंड जब स्प्लिटिंग कम है सो दैट मीन्स कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे। बहुत बड़ा पॉइंट यह है जो हमें याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लो स्पिन एंड हाई स्पिन का मीन्स हमें केस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही देखने को मिलेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे दे विल बी ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। रीजन ये है कि जो एनर्जी गैप है डेल्टा टी है वो कम है, एंड जो पेयरिंग है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं रहती है। So as a result, we always get only high spin complexes in the case of tetrahedral complexes. अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंड इन दो कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस केस में है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस वाले कॉम्प्लेक्स में है, आपने वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल लुक एट द कॉम्प्लेक्सेस और इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करेंगे। तो दोनों केसेस में अगर हम ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें या ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें, आयन की दोनों केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। इसमें भी +2 है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें भी +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन अगर हम इफ वी लुक एट इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 26, तो आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी आर्गॉन 3d6 एंड 4s2। ठीक है, यस, दिस विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इट्स अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बट +2 स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इट विल बी Ar3d6। दैट मीन्स एक d6 सिस्टम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सेस को देखें, जो दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिए हैं, पहले केस में Cn इज द लिगेंड, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एंड यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज वाटर। नाउ Cn इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वाइल द वाटर की अगर हम बात करें इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, दैट मीन्स Cn के केस में, पहले केस में जो है स्प्लिटिंग वो ज्यादा होगी, दैट विल बी मोर, एंड सेकेंड केस में जो स्प्लिटिंग होगी दैट विल बी लेस। सो लेट्स सपोज दिस विल बी इट्स T2G सेट, ये इसका T2G सेट है, एंड दिस इज इट्स EG सेट। स्प्लिटिंग यहाँ पे ज्यादा है डेल्टा O, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्प्लिटिंग विल बी मोर। ठीक है, दिस इज लार्ज इन दिस केस, एंड इस केस में बात करें तो स्प्लिटिंग विल बी लेस, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग लेस होगी, सो डेल्टा O विल बी लेस इन दिस केस सेकेंड केस में। नाउ जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज दिस इज d6 सिस्टम, उन्हें हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। सो पहले केस में अगर हम देखें आयन के केस में 1 2 3, बिकॉज यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे एंड पेयरिंग विल टेक प्लेस इन दिस केस। सो दे विल पेयर अप इन द केस ऑफ साइनाइड के केस में, इस वाले पहले केस में दे विल पेयर अप। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस, यहाँ पे जो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, सो 1 2 3 पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, 4 5 नाउ 6 इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप है। तो इस तरह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा ये गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस केस में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, व्हाइल इन द केस ऑफ सेकंड वन वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस। साथ में इसकी क्वेश्चन आपको ये भी ऐड किया जा सकता है कि आप ये बताइए इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, या इनका मैग्नेटिज्म बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, या ये पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा एंड डायमैग्नेटिक कौन सा। तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, एंड उनका बिहेवियर जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड जो सेकंड केस हमारे पास है उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर।